ओके सो बच्चों नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ी अमेजिंग सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स योर टैक्सेशन। So firstly, I would like to know what is tax? Tax क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? Let's have a little bit of interaction about the subject. मुझे बड़ी उम्मीदें रहती है सब्जेक्ट से because this is my bread and butter and I expect this would be your bread and butter someday in the life. आपका भी यही रहेगा, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ब्रेड एंड बटर है, तो इसलिए आप भी उतना ही इंटरेस्ट लीजिए उसमें। एंड अमेजिंगली यू विल नीड इट, चाहे आपको काम मिले या ना मिले, जॉब तो पक्का करोगे, सैलरी आएगी, टैक्स तो उस पर भी देना, एटलीस्ट अपने टैक्स को प्लान करो ना उसके अकॉर्डिंग। जॉब में भी तो टैक्स प्लान करना है। चलिए आप नहीं, आपके पापा तो कमाते हैं, मम्मी तो कमाती है, भाई बहन तो कोई कमाता है, उनके टैक्स को भी तो प्लान कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो काम पक्का आएगा, या कुछ भी आए, चाहे एग्जाम के लिए ना आए पर लाइफ में जरूर काम आएगा। तो टैक्स क्या होता है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स? क्या होता है टैक्स? एनी आइडिया टैक्स क्या है? कुछ परसेंटेज ऑफ मनी हमारी इनकम में से सरकार ले लेती है, वो टैक्स है आपके अकॉर्डिंग। सेम कॉपी पेस्ट, लगभग यही है। कुछ डिफरेंट व्यू है किसी का? कुछ आइडिया है कि टैक्स क्या चीज है बेटा? लगभग सेम है। ओके, टैक्स क्या होता है? सेम है। ओके, सो टैक्स एज यू सेड सम परसेंटेज ऑफ मनी, कहना थोड़ा सा ऐसा लगता है एक्सटोर्शन कर रही है सरकार, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। टैक्स आई वुड से इट इज अ फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, टैक्स आपको मैं कंप्लीट लिखवाऊंगा, तो एक फेयर रजिस्टर चाहिए मुझे, पूरा प्रॉपर बढ़िया, ठीक है। एक से काम नहीं चलेगा, 2-3 लग जाएंगे आपको, पूरा हाथ से लिखवाऊंगा मैं आपको, सो दैट आपकी मेमोरी में कंप्लीटली रहेगी। तो मेक श्योर कि एक अच्छा सा रजिस्टर यूज करें इसके लिए, एंड क्लासेस सारी अटेंड करें, एज अगेन एंड अगेन आई से दैट। तो टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स? सो टैक्स इज अ फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन योर इनकम or on product, on what you have as your income or assets, or what you sell, whether goods or services. I'll repeat again, इसके मीनिंग बताऊंगा मैं। तो टैक्स क्या है बच्चों? देखो, आप नोट्स अभी जहां मैं अपने आप बनवाने होंगे मैं अपने आप बनाऊंगा, आपको जो ठीक लगे बनाते रहो साथ साथ। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज, सबसे पहला टैक्स क्या है? तो बच्चों, टैक्स इज बेसिकली फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। किस चीज पे गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है? ऑन व्हाट यू हैव या व्हाट यू सेल। अब हैव में दो चीजें आ जाती है, पहला इनकम, दूसरा वेल्थ। व्हाट यू सेल में दो चीजें आ जाती है, क्या? या तो आप टच होने वाली चीजें बेच सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज गुड्स, और या फिर आप क्या सेल कर सकते हो? व्हाट आई एम गिविंग यू, एम आई सेलिंग माई सर्विसेज टू यू? सर्विसेज, राइट। इसका कुछ, इनके ऊपर कुछ परसेंटेज लगा दो। सपोज इफ यू आर अर्निंग समथिंग, तो गवर्नमेंट से में से उसमें से कुछ परसेंटेज ना, नाउ दिस वुड लुक बेटर कि आपसे कुछ ले लेती सर्टेन। अब इसको आप किसी भी भाषा में कट कह लो, या परसेंटेज कह लो, एक्सटोर्शन कह लो, या फीस कह लो, गवर्नमेंट चार्ज। तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज बेसिकली अ फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन व्हाट यू हैव और व्हाट यू सेल। भाई ये फर्दर आगे इसमें थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या बाइफर्केशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we pay taxes? हम टैक्सेस क्यों देते हैं? एनी आइडिया why do we pay tax? Right. The answer is, as rightly said, because government provide us some free services. Government provide us some free services. Government provide us some
फ्री सर्विसेज, फ्री सर्विसेज लाइक व्हाट? गवर्नमेंट कौन सी फ्री में सर्विस दे रही है हमें? मेट्रो, राइट? इट इज फ्री सर्विसेज के लिए। तो किस तरीके की फ्री सर्विसेज? लाइक व्हाट? सर आप जो रेड लाइट ऑपरेट होती है उसके पैसे नहीं देते ना, यू डोंट पे दैट, है ना? आप फ्लाईओवर बना रही है गवर्नमेंट आपके लिए, उसके पैसे नहीं दे रहे, रोड के लिए नहीं दे रहे। डू यू पे सैलरीज टू द ट्रैफिक पुलिसमैन? नो, वी डोंट पे। हम पुलिस के पैसे नहीं देते, ट्रैफिक पुलिस के नहीं देते। साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको, मैं थोड़ा सा और हायर लेवल पे जा रहा हूं, ये आप समझ गए कि हमें बहुत सारी फ्री सर्विस देते हैं, बट और भी क्या है ऐसी चीजें जो हमें शायद ना पता। बच्चों, गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट पे गैस सिलेंडर देती है, पता है आपको ये बात? पर इतना महंगा है तब भी सब्सिडाइज है। यस, गवर्नमेंट को वो और भी महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज रेट पे पेट्रोल सेल करती है, पता है आपको? पेट्रोल और भी महंगा है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज रेट पे दे। सब्सिडाइज रेट का मतलब समझते हो? कुछ कम रेट पे, और जो वो कम होता है ना, गवर्नमेंट अपने खजाने में से देती है। तो वैसा गवर्नमेंट कहां से देती है? अपने ट्रेजर में से, अपने खजाने में से देती है। और खजाना कौन भर रहा है? हम भर रहे है कि नहीं? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट? और बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाइए और आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखिए, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि सर हमें तो नहीं मिलती। दैट इज बिकॉज ऑफ करप्ट सिस्टम। सरकार के ट्रेजर, सरकार के खजाने में से तो वो पैसा निकल रहा है ना। अब वो हो सकता है आते आते आते, अब तो फिर भी मिलने लग गई है, बहुत बेटर हो गई सर्विसेज। हो सकता है एक टाइम पे ना मिलती हो, बट अब तो फिर भी मिल रही है। अब जैसे जिनके पेरेंट्स एमसीडी में या लोकल अथॉरिटीज में या गवर्नमेंट या सरकारी सर्विसेज में, उनको जो ईएसआई हॉस्पिटल एक्सेट्राज में, उनके पूरे परिवार की दवाइयां फ्री है। दोज हु आर ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, आप बीमार हो जाइए, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। देयर इज अंकल ऑफ माइन हु इज अ प्रोफेसर, उनको खांसी आती है, उससे पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं तब भी हम यहाँ पर नहीं होते कि कुछ नहीं है, 2-4 दिन रुक जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। वाई? वी ट्राई टू सेव एंड दे, उनको पता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। उनको कारण पता है? एनीबडी हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन द फैमिली, है किसी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना? तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि आप एडमिट हो जाओ, एडमिट होने पर डिस्चार्ज हो जाओ तो आपका पैसा नहीं लगता है। समथिंग लाइक दैट, बहुत डीपली तो मैं नहीं कह सकता। रिम्बर्स हो जाता है, राइट? तो ये कहां से आता है पैसा? सरकार दे रही है ना। लाखों करोड़ों लोग गवर्नमेंट जॉब पे बैठे हुए हैं। एमसीडी के स्कूल के अंदर मिड डे मील मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उन बच्चों से तो पैसा नहीं ले। तो ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है। डिफेंस, आपका डेली अब सुन रहे हो, रफेल आ रहा है, मिग आ रहा है, F-16 आ रहा है, ये विमान आ रहा है। कहां से आ रहा है ये? वो तो है नहीं कि मोदी जी तपस्या कर रहे हैं और ये लो विश्वकर्मा जी कह रहे हैं ये लीजिए आपका विमान आ गया है। पुराना जमाना नहीं रहा ना। अभी आपको क्या देना पड़ना है? पैसा देना पड़ता है, तभी तो आ रहा है। वो पैसा कहां से आया? आपकी बॉर्डर फोर्स, इंडिया की फोर्स जो है वर्ल्ड की टॉप फोर्सेस में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फोर्स में हम, और एक्टिव आर्मी हमारी कम है, बट अच्छा हमारी एक्टिव आर्मी सबसे ज्यादा है शायद। एनीवे, हम इंडिया की, वर्ल्ड की जो बॉर्डर फोर्सेस है वो हमारी वर्ल्ड की टॉप 3 के अंदर आती है हमारी। तो इतने जो सैनिक, इनको पैसा कहां से मिल रहा है? आप तो नहीं दे रहे। तो ये सारा पैसा कहां यूज होता है? आपका टैक्स में यूज होता है। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, दैट्स व्हाई वी पे द टैक्सेस। सर क्या टैक्स अभी आया है ये? इज इट अ न्यू थिंग? क्या ये टैक्सेस का जो सिस्टम है अब आया है? इंडिया बनने के बाद, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में टैक्स का सिस्टम आया है? क्या अंग्रेज लेके आए थे? मुगल्स लेके आए थे? जब मुगल्स किंग थे, जब एक एरा चलता था लोधी एंड ये सारे जो आए थे उस टाइम आया था, या जब हिंदू राजा होते थे तब भी था टैक्सेस?
तब भी था। क्या नाम थे सर? कभी कर नाम होता था, कभी लगान नाम होता था, कभी शुल्क नाम होता था, फिर बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने क्या नाम बना दिया इसको? टैक्सेस। अंग्रेजों ने भी बहुत लेट बनाया। 1860 के अंदर फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ इनकम टैक्स आया था, पहली बार 1860 में आया था इनकम टैक्स। कारण था 1857 के अंदर जो वॉर हुआ था, आपने सुना होगा, एक क्रांति हुई थी, किताबों में पढ़ा ना, 1857 में जो रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई एक्सेट्रा, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर एक्सेट्रा ने मिलकर 1857 में एक वॉर की थी अंग्रेजों के साथ। बहुत अच्छी, हो सकता है उसी वक्त हम आजाद हो जाते, बट ड्यू टू सर्टेन इंटरनल पीपल हमारी वॉर फेल हो गई थी वो। तो उस टाइम पे वो जो वॉर हुई थी 1857 में, एक वॉर हुई थी, नहीं पढ़ा किताबों में आप लोगों ने? आप तो बहुत रिसेंट में, मुझसे ज्यादा हिस्ट्री रिसेंट में पढ़ के आए हो। 1857 के अंदर अंग्रेजों से हमने वॉर की थी। उस वॉर के अंदर अंग्रेजों को बहुत घाटा हुआ था। उस वॉर के घाटे को पूरा करने के लिए अंग्रेज इनकम टैक्स लेके आए। वॉर में जो लॉसेस हुए उसको पूरा करने के लिए अंग्रेज इनकम टैक्स नाम की एक चीज लेके आए थे। तो पहला इनकम टैक्स कभी आया? 1860 में आया था। देन उसको धीरे 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 डेवलप किया गया, मतलब पहली बार आया तो रॉ था थोड़ा सा, फिर उसके बाद में प्रॉपर एक्ट लेके आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, धीरे धीरे चलता गया। इंडिया आजाद कभी हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, बट हमने अभी भी चेंज नहीं किया अंग्रेजों का जो बनाया हुआ था उसको। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द कंपनी लॉ वही चलता रहा, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंटरनल चीजें थी जो हमें सॉर्ट आउट करनी थी। आपको शायद ना पता हो, और मे बी बहुत सारी ऐसी चीजें जो बताई नहीं गई। अगर ये इंडिया मानता हूं, इसके जो बॉर्डर एरियाज है वो मोस्टली जो है पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन थे वो, जो भी पॉलिटिकल उनके रीजन, कूटनीति के रीजन है, हम नहीं कह सकते। जैसे जोधपुर रियासत जो है वो बॉर्डर है, वो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे। हैदराबाद का निजाम जो है वो पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, ठीक है, वो तो खैर चले भी गए, इनफैक्ट वो चले भी गए। हैदराबाद का निजाम जो था वो पाकिस्तान में चला गया, निजाम गया। संपत्ति और जमीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ले जाने नहीं दी, ठीक है, उन्होंने कहा फोर्स लेके पहुंच गया। आपने शायद वो मूवी क्लिप्स एक्सेट्रा में देखा भी हो, अगर किसी ने देखी हो इस तरीके की आई हुई काफी। तो ये जो एरियाज थे हमारे बहुत सेंसिटिव एरियाज थे, क्योंकि ये क्या है, बॉर्डर एरियाज है। एक बीच में बहुत अच्छा गैप है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद में ये एरिया आ जाता है। अगर ये एरिया वहां चले जाते तो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ लग जाता। हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी का कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए उनको ये एरिया जो है गुजरात, वो बहुत जरूरी था हमारे लिए। गुजरात ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पास जा चुका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे लेके आए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इंटरनली ध्यान देनी थी। सर हमारा गोवा, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, वो तो सेपरेट पड़ा था। पुर्तगीज जो थे उनका राज चल रहा था इसके ऊपर। तो 1961-62 के अंदर इसके अंदर सेना भेजी वल्लभ भाई पटेल ने, और इसको अपने कब्जे में किया। ये आजाद बहुत लेट हुआ था, वो तो वहां का कल्चर देख के भी लग रहा है कि अंग्रेज थोड़ा ज्यादा टिके हैं वहां पर, ठीक है, थोड़ा और इंडिया में टिक जाते तो इंडिया भी गोवा जैसा ही हो जाता। एनीवे, तो जब हम यहाँ पर पूरा फ्री हो चुके थे, कंप्लीटली फ्री हो गए कि अब इससे ज्यादा इंडिया का हमें विस्तार एक्सपेंड नहीं करना है, ना किसी को मिलाना ना लेना, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना एक खुद का इनकम टैक्स का एक्ट प्रॉपरली फॉर्म कर लिया जाए। ऑलरेडी हम ऑन पेपर चल रहा था हमारा। तो हमारा फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट कब आया? फर्स्ट, अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट का नाम क्या है? 1961। और इफेक्टिवली एप्लीकेबल कब से हुआ ये? 1962 से इफेक्टिव एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम इस दिन से आया। क्लियर है बच्चों? ये बहुत छोटा सा मैंने ब्रीफ आपको बैकग्राउंड किया। एम आई क्लियर विद दिस? नथिंग टफ, कोई टफ नहीं है। क्या बताया मैंने आपको? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज बेसिकली फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट on certain type of assets, incomes, goods or services we are selling. Second point, why do we pay tax? Because government is providing a certain type of free services, that's why we pay to the government, and there are certain examples for that. When the income tax or tax scenario started in India, सर बहुत जो पुराना इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, उसमें तो पहले ही हो चुका था, बट इफ आई टॉक अबाउट
हिंदुस्तान, तो उसमें जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं ये कब आया था? 1961 के अंदर आया था, विच इज इफेक्टिवली एप्लीकेबल। जो स्टार्ट कब से हुआ था हमारे ऊपर एप्लीकेबल, बोला इसको 1961 जाता है, पर एप्लीकेबल कब से हुआ था ये? 62। क्लियर? दिस इज लिटिल बेस अबाउट योर इनकम टैक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन थोड़े से बेसिक फैक्ट्स और करते हैं। अब अगर हम प्रॉपर टैक्सेशन की बात करें, हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया? इंडिया में टैक्स के लिए सबसे ऊपर की अथॉरिटी कौन? हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया? टैक्स होता क्या है वो समझ आ गया ना? आपने कुछ कमाया उसमें से थोड़ा सा सरकार को दे दो। सर क्यों दे दो? सर पहले राजा होता था, राजा आपसे लगान लेता था, राजा आपसे लगान लेता था, वो एक पर्टिकुलर एरिया उस राजा का होता था, राजा के सैनिक होते थे। देखो सिस्टम वही चल रहा है, राजा आप लोगों से कुछ लगान के फॉर्म में, एग्रीकल्चर ही पहले बिजनेस होता था तो उसके ऊपर कर ले लेता था, वो उसको अपने राजा ट्रेजर में डाल देता था और उससे हथियार बनाता था, और जो सैनिक होते थे उनको पैसा देता था, प्लस एज वेल एज क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं था तो अपनी लग्जरी लाइफ, अय्याशियां जो भी कह लो, उनको स्पेंड करता था अपनी मर्जी से। ट्रांसफरेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सॉरी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। धीरे धीरे हम स्ट्रांग हुए, एजुकेट हुए, हमने सवाल पूछना शुरू किया, एक प्रॉपर बुक बनी, कानून बने, अपनी मन मर्जी से जिसको बदल नहीं सकता था राजा। तो अब एक गवर्नमेंट बन गई, डेमोक्रेसी आ गई, तो आज भी स्ट्रक्चर तो सेम ही चल रहा है। और ये राजा कहता था अगर कोई बाहरी आक्रमण हुआ, इफ देयर विल बी एनी काइंड ऑफ अटैक फ्रॉम एनी अदर एंटिटी, आई सेव यू, मैं रणनीति बनाऊंगा, मेरे सैनिक जाएंगे, वो तुम्हें बचाएंगे। यही तो होता था। तो हम उसको कहते थे कि सर सिंस यू आर प्रोटेक्टिंग टू मी, तो मैं अपनी इनकम में से थोड़ा सा पैसा तुम्हें, इजंट इट काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन? तो आज भी हम दे रहे हैं, आज भी हम दे रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? आज प्रोटेक्शन ही तो दे रहे हैं। कैसे? समझ आया? चल तो सेम ही रहे ना, थोड़ा सा क्या है, इंग्लिश में लिख दिया और सिस्टमेटिक तरीके से किताबों में लिख दिया, बट चीजें तो वही चल रही है जो हमारे पूर्वज बना के गए थे, वही अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया और वो हमें परोस दी अपने नाम से, और हमें लगता पता नहीं क्या करके चलेगा, है कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं आज क्या चल रहा है, आज भी सेम है। आप कुछ पैसा अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को देते हो, गवर्नमेंट आपको बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस दे रही है, पुलिस दे रही है, ट्रैफिक पुलिस दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। दैट सेम थिंग इज हैपनिंग, राइट? नाउ हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर टैक्सेशन की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर टैक्स के लिए सुप्रीम अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्सेशन के मैटर से सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंसान तो नहीं है। अब आप कहते हो कि मुझे तो टैक्स की सुप्रीम अथॉरिटी से जाके मिलना है जी, कहां जाओगे? हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट? कहां बैठता है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एनी ह्यूमन, इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन। एक सिस्टम है जो कुछ इंसानों ने मिलके फॉर्म किया है, इज दैट सो? जिनको हमने चुन के इलेक्ट करके भेजा है वहां पर, यही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि कोई इंसान नहीं है, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ। तो टैक्स की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ले। हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिसीजन लेती है। टैक्स पे भी ले रही है, फॉरेन पॉलिसी पे भी ले रही है कि नहीं? रोड बनानी, एग्रीकल्चर, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, सब चीजों पे ले रही है। तो इनके अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना डिपार्टमेंट, अलग अलग विंग्स बनाए हुए हैं। क्योंकि नहीं तो क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, एक ही आदमी या कुछ लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, और किसी को ढूंढने को पड़ जाए कि इस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, तो वो बस डेली किताबें ही खोलता रहेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। और सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, मतलब समझ आया? यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। कि भाई तुम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो,
तो तुम्हारा काम क्या, फाइनेंस, तुम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो, तुम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, होम अफेयर्स हो, टेक्सटाइल हो, एजुकेशन हो, हर किसी को एक अपना पोर्टफोलियो दे दिया गया। वैसे ही टैक्सेशन के लिए जो मिनिस्टर बनाया गया या जो एक जगह बनाई गई उसको क्या बोला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया गया। चलेगा, सही है। अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बच्चों, क्या फाइनेंस खाली टैक्स ही है? जब हम या तो बोले टैक्स तो टैक्स है, बट फाइनेंस में तो बहुत कुछ आ रहा है, जैसे किसको कितना सब्सिडी देनी है, किसानों को देनी या किसको नहीं देनी। उसके बाद में हो सकता है कि हमारे फिजिकल डेफिसिट्स जो है, इको में थोड़ा बहुत वर्ड सुना है, मैं मीनिंग नहीं पूछूंगा, फिजिकल डेफिसिट्स, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड चीजें, किसको कितनी ग्रांट देनी है, कि सर यूक्रेन में वॉर हो गई, दे दो जी उसको इतनी ग्रांट दे दो, तुर्की में भूकंप आ गया उसको इतनी ग्रांट दे दो, यूरोप में वॉर हो गई वहां ग्रांट दे दो, देते ना हम लोग भी, ठीक है, कोरोना आया था किसी को कुछ दे दो। तो ये सब भी तो फाइनेंस से रिलेटेड है, जहां पैसा आ गया वो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो हमने कहा सर हमें कंप्लीट फाइनेंस का नहीं, टैक्स क्या हो गया, फिर उसके बाद में प्रॉपर और स्ट्रक्चर बना। टैक्स क्या है? टैक्स क्या सरकार की रेवेन्यू है? क्या टैक्स जो सरकार ले रही है, क्या वो उनकी इनकम है, रेवेन्यू है सरकार की, उसी में से वो खर्चा करते हैं ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हमें किससे मतलब है? लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर। हमें कौन से डिपार्टमेंट से लेना देना? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से। क्लियर? अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी बहुत सारी, सरकार की खाली टैक्स से तो नहीं आ रही रेवेन्यू। सरकार बहुत छोटी सी चीज, मेट्रो से भी पैसा ले रही है आपसे। सरकार बाहर मेट्रो के पिलर्स पे होर्डिंग लग रहे हैं, उससे भी पैसा ले रही है कि नहीं? सरकार की जमीन यूज करके आप टेंट लगा के शादियां कर रहे हो। यू आर दिल्ली स्टूडेंट, यू दिल्ली वाले तो समझ सकते हैं ना, गवर्नमेंट की जमीन पे ये टेंट हाउस वो टेंट हाउस लग रहे, सरकार पैसा कलेक्ट कर रही है ना। सरकार फाइन भी लगा रही है। यूपी वाले बच्चे समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टियां कुर्क कर करके भी ले रही है सरकार पैसा, समझते हो? गवर्नमेंट जो है बहुत सुना है ये, वो यूपी वाले बच्चे समझ सकते हैं जो यूपी में एट प्रेजेंट अटेंड कर रहे होंगे कि सरकार जो सो कॉल्ड माफियाज है उनकी प्रॉपर्टियों को, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियों को कुर्क कर रही है, सेल कर रही है और पैसा कमा रही है ना, इनकम। तो हमें किस इनकम से मतलब है? हमें खाली टैक्स से मतलब। तो रेवेन्यू जो है, हम कौन से ऑफिसर से मतलब है? हमारे पास दो डिपार्टमेंट अब इसमें फर्दर डिवाइड है। पहले हम एक के बारे में जिक्र करेंगे फिर दूसरे पे। CBDT फुल फॉर्म, हाँ बता रहे थे मुझे ऐसा लगा, करेक्ट। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरा वाला कौन सा होता है? पूरा नाम बताओ। चलो एक बार इसको छोड़ दूं मैं, आप आराम से याद कर लो। आम का नोट, इतना नोट हो गया सबका? जल्दी से देख लो इसको, अगर कोई भी डाउट है यहां तक तो मुझे पूछ लो। हम्म, इंडिया में वर्ल्ड में कैसा होएगा? खाली भारत, ब्रिटिश इंडिया रादर। ठीक है, याद हुआ यहां तक? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्लियर है?
ये 2 है। अब हमारा चैप्टर हम धीरे धीरे सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यहां तक कोई दिक्कत? सुप्रीम अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के 2 विंग्स बने हुए हैं, पहला सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड, इसमें ना एक चीज खाई हुई है, पता ना, साइलेंट है यहाँ पर, टी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, साइलेंट है। ऐसा नहीं मैं भूल गया हूं, ऐसा ही है, यही बोला जाता है। इज दैट क्लियर सर? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट डज डिनोट्स एज इनडायरेक्ट टैक्स? तो हम इसके नीचे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक और सवाल इसी के अंदर आ गया, सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? लिखो थोड़ा सा। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, मैं वो समझाता हूं, उससे बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी हमेशा किससे आती है? एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सो द टैक्स विच वी पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इज अ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इन अदर वर्ड्स द टैक्स हुज बर्डन इज डायरेक्टली ऑन द पर्सन इज अ डायरेक्ट। इससे तो क्लियरिटी नहीं आएगी, लिखना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि डेफिनेशन है। मतलब हो सकता है कल को आपको क्लियरिटी आ जाए पर लिखना ना आए, है ना? तो दोनों बातें आनी चाहिए, क्लियरिटी भी होनी चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? विच द पर्सन पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, क्लियर, और whose burden is directly on the person। सर एग्जाम्पल दो इसका, ऐसा मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। सुनो ध्यान से सुनो, इजी है ये वाला, आसान है, दिक्कत नहीं है, उस वाले में थोड़ा समझाना पड़ेगा। सपोज करते हैं आपने मुझे फीस दी, ठीक है, आप सबने मुझे फीस दी। अच्छा इतना बेसिक सबको पता है कि कुछ लेवल तक मेरा टैक्स माफ है, पता है ना सबको, और कितने आज हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। अभी हम ये कहते हैं कि आपने मुझे, यू आर मिस्टर एक्स एंड आई एम मिस्टर वाई, आप सबने मुझे कुछ 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 पैसा दिया, राइट? वो मिला के मेरा हो गया, लेट्स अज्यूम कि मैंने 5 लाख रुपए आपने दिया। आपने कहा सर मुझे कोचिंग का पैसा हो, मैंने कहा 5 लाख रुपए दीजिए, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए। ये 5 लाख मेरे लिए क्या है? What I have done so that you are giving me, you are, sir, you are selling us services or providing us a service, is one and same, okay, yeah, you are providing us or selling us services, that's why can I say it is my profession, ये मेरा प्रोफेशन है या बिजनेस है ना? हो सकता है कि आपके पापा मम्मी भाई बहन कोई सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं या कोई सर्विसेज दे के कमा रहे हैं, तो सर्विसेज वालों को क्या, सर्विस जॉब वाली बात अलग है, और सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या है? प्रोफेशन। आपको तो खैर ये चीज ज्यादा समझनी पड़ेगी बिकॉज यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, है कि नहीं? आप भविष्य में किस क्लास में आओगे? यू और बिजनेस क्लास में आओगे कि प्रोफेशन में आओगे या सैलरीड में आओगे? यू आर प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल हमेशा प्रोफेशन में आता है। अनटिल अनलेस आप कहीं जॉब कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिस, फ्रीलांसिंग, डॉक्टर तो समझते हो, अपना प्रोफेशन नहीं समझते आप। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वेरी क्लियर, बहुत क्लियर नहीं हो आप। अभी मैं आपको डॉक्टर का दूंगा ना, साइंस वाले का एग्जांपल, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक डॉक्टर है जो फोर्टिस में नौकरी कर रहा है, उसको क्या देता है फोर्टिस? सैलरी, है ना? और एक आपके पड़ोस में डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, अब उसको कौन देता है सैलरी?
डू यू पे सैलरी टू हिम? आप उसको विजिट कर रहे हो, सैलरी देते हो आप उसे? तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है? हाँ, तो क्या बोलोगे, बिजनेस है उसका? क्या है उसका? प्रोफेशन है। तो वैसे ही आप किस चीज के डॉक्टर हो? आप कंपनीज के डॉक्टर हो। कंपनियां गड़बड़ करती है, कंप्लाइंस में प्रॉब्लम होती है, तो आपको पकड़ा जाता है कि इसको ठीक करो। कंप्लाइंस इसके सर बहुत सिंपल है। आपके शरीर का एक सिस्टम बना हुआ है। आपका सिस्टम कुछ भी गड़बड़ हुआ, आपके गले खराब हो गए, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, आपके शरीर में फीवर आ जाता है। फीवर अपने आप में कोई बीमारी? वो क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? वो कहता है कि कुछ आपके सिस्टम में गड़बड़ है, जाइए डॉक्टर के पास। इंडिकेशन आगे कि जाओ, और जितना तेज आता उतना जल्दी जाओ। यही होता है कि ठीक करवा लो उसके पास जाके। वैसे ही कंपनी में गड़बड़ हुई तो डिपार्टमेंट आपको क्या भेज देता है? बुखार नहीं भेजता, वो आपको नोटिस भेजता है कि तुम्हारी कंपनी में गड़बड़ है कुछ, जा प्रोफेशनल के पास और ठीक करवा ले। यही होता है। यू आर ऑल्सो इक्वली डॉक्टर ऑफ कंपनी। तो आप मुझे डॉक्टर कहना पड़ रहा है, बट थोड़े दिनों में आप खुद अपने आप को समझने लग जाओगे कि हम प्रोफेशनल्स हैं, है कि नहीं? हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं। एम आई क्लियर? सो इफ आई एम सेलिंग माई सर्विसेज टू यू और आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, इस 5 लाख रुपए को क्या मैं अपनी इनकम कह सकता हूं? क्या ये मेरी इनकम है 5 लाख रुपए? इसमें से मैंने कुछ खर्चे कर दिए। लेट्स अज्यूम मैंने 1 लाख रुपए का आपको सर्विसेज देने के चक्कर में मेरा 1 लाख रुपया भी लग गया। बिजली, रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्टाफ, XYZ चीजें करके, सॉफ्टवेयर से लेके सब कुछ लगा के मेरा 1 लाख रुपया लग गया। तो माई नेट इनकम इज 4 लाख। सरकार क्या कहेगी? डियर मिस्टर वाई, आपकी 4 लाख रुपए की इनकम है, आप इसके ऊपर हमें टैक्स दे दो। वो भी कितना देना है, भी आएंगे उस पर। सरकार किससे मांग रही है? मिस्टर वाई से। जिसकी इनकम हुई डायरेक्टली उसी से ही मांग रही है, और वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये क्या है? और आपकी डेफिनेशन पढ़ के देखो, आपने लिखा क्या था? क्लियर, जस्टिफाइड है? पक्का? इस एग्जांपल को अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ आए वैसा ठीक से लिख लेना। पक्का? अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स से समझाता हूं, उससे ये वाला और ज्यादा बेटर समझ आएगा। ध्यान से समझो एक बार। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? अगला सवाल आता है, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेटा आप सब लोग बाहर खाना खा चुके हो, एक आधी बार लाइफ में पक्का खाया होगा। आप रेस्टोरेंट गए, लेट्स अज्यूम कि आप पिज्जा हट गए या किसी खाने के रेस्टोरेंट पर। आप वहां गए और आपका बिल आ गया 1000 रुपये। हाँ जी, ठीक है। और उसके ऊपर GST जुड़ गया, कितना? 100 रुपए का। टोटल बिल कितना आएगा आपके पास? 1000 या 1100? हाउ मच यू विल पे? आपने पिज्जा के आगे लिखा हुआ था मेन्यू के अंदर 1000 रुपए और इससे ऊपर 1 पैसा नहीं, फिर भी आप 1100 देके आ रहे हो और खाया आपने वही पिज्जा है। ऐसा क्यों? अंडरस्टूड है ना कि टैक्स दिया आपने 100 रुपए का, दिया ना? आपने 1000 का पिज्जा खाया और आप 1100 दे के आए। समझो बात। 100 रुपए का आपने GST दिया। आपने 1100 रुपए किसको दिए? ये यू आर मिस्टर वाई। आपने ये अपनी पॉकेट में से 1100 रुपए निकाले। ये 1100 रुपीज आपने किसको दिया, ये बताइए? मिस्टर ओनर ऑफ पिज्जा हट। आपने ये 1100 किसको दिया? मिस्टर ओनर। यही हुआ। अब मिस्टर ओनर ने अपनी पॉकेट ओपन की और इसे 1100 को 2 पार्ट में बांट लिया। कैसा? 1000 रुपए तो उसने रख लिए कहां पर? अपनी पॉकेट में। ये उसकी क्या है? इनकम। और 100 रुपीज उसने किसको दे दिए? गवर्नमेंट को। किसने दिए गवर्नमेंट को? किसने दिए गवर्नमेंट को? मिस्टर ओनर ने दिए। राइट? जस्टिफाई हुआ? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, वो चीज समझ आई दिमाग में? वाई इट इज इनडायरेक्ट?
whose burden does not, the tax which the payer do not pay to the government directly. ऐसा टैक्स जिसका बर्डन जिसके ऊपर है वो सरकार को डायरेक्टली नहीं देता। हिंदी में समझ आया? फिर से सुनो, ऐसा टैक्स जिसका बर्डन जिसके ऊपर है वो सरकार पे, तो वही वो सरकार को डायरेक्टली नहीं देता है। अ टैक्स whose burden is being borne by third party, या किसी भी भाषा में लिख लो, एग्जांपल समझ आ गया आपको। पक्का? डन। एग्जांपल नोट करो, इसको पिज़्ज़ा हट वाले को अपनी लैंग्वेज में करो, ढंग से करो। ठीक है बच्चों, एक बार मैं क्लास को रिपीट कर दूं थोड़ा सा, बार बार हम रिपीट करते रहे तो याद रहेगा। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन योर इनकम और ऑन योर सेल। थोड़ा सा ब्रॉडर कर देता हूँ अब, इनकम को और सेल गुड्स और सर्विस। ठीक है, ठीक है। व्हाई डू वी पे टैक्स? बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, सर्विसेज, फ्री थिंग्स और सम लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। गवर्नमेंट जो कर रही है फ्री में, जो उनके लिए हम देते हैं, सो दैट गवर्नमेंट कैन क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जीज, फ्री सर्विसेज, वेलफेयर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा बताओ, पूरा बताओ। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया। जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी वक्त दिमाग में आपको आ जाना चाहिए वो चीज़। ये मैं सुनहरी कहानियां नहीं सुना रहा हूँ आपको, आपको लिखवाया इस वजह से जा रहा है कि आप प्रॉपर मेंटली यहाँ के लिखो, तो लर्न एक ही बार में हो जाना चाहिए, हैबिट डालो। हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया? लाउड। गवर्नमेंट के लिए क्या है टैक्स? डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ, which is divided into two wings. बहुत मुश्किल नहीं था बेटा, आप बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट, CBDT and CBIC. Simple. CBDT deals with the direct taxes and CBIC deals with the, what is direct tax? बेटा what is direct tax? Direct tax क्या होता है आप बताओ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन डायरेक्टली पर्सन पे डायरेक्टली होता है और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? कौन बताएगा? हाँ, whose burden does not lie directly on the, whose burden does not directly lie on the, किस पे नहीं होता उसका बर्डन डायरेक्टली? पेयर पे डायरेक्टली नहीं होता है। राइट? पक्का? whose burden, जस्टिफाई कर, सही भी है गलत भी है, खैर ये लाइन कोई बड़ी बात नहीं है। whose, the one who, the tax which is do not being paid directly by the payer to the government. Right? Okay, how many parties are involved in direct tax and how many parties are involved in indirect tax?
ऑलवेज, हमेशा, मतलब मिनिमम, मिनिमम बताओ। हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व डायरेक्ट इन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? ऑलवेज, मिनिमम। सर डायरेक्ट टैक्स में हमेशा ही मिनिमम 2 होंगी और इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा ही मिनिमम पक्का। एक छोटा सा सवाल एग्जाम में आया था, इग्नोर कर सकते हैं बट एक बार एग्जाम में आया है तो मैं चाहता हूं मैं बताऊं। अभी आपका प्रॉपर टैक्स स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो टैक्सेस है ना, इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है टैक्सेस के लिए। अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है दैट डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। वाई? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। कैसे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द टैक्स इज प्रोग्रेसिव एंड विच इज रिग्रेसिव, तो आपने क्या कहना है? डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स इन इंडिया, व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स इन इंडिया। आपसे ये भी बोला जाता है गिव सम व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं। आइडिया है किसी को? प्रोग्रेसिव टैक्स वो होते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। Which one is more beneficial for a poor person? Which system is better for poor person? डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो गया मैटर, अभी हम प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव स्टेप पे आ गए। विच सिस्टम, अच्छा चलो पहले मैं सिस्टम बता दूं दोनों कौन से। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। आपकी इनकम 1 लाख है तो आप 10 रुपए का टैक्स दे रहे हो, आपकी इनकम 2 लाख है तो आप 20 का दे रहे हो, आपकी इनकम 10 लाख है तो आप 100 का दे रहे हो। मेरी इनकम 1 करोड़ है तो मैं 1000 का दे रहा हूं। जैसे इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, तो गरीब पे थोड़ा बर्डन कम हुआ, और जैसे जैसे अमीर होते गए टैक्स का बर्डन ज्यादा होता गया। इज दैट सो? इसको बोलेंगे हम प्रोग्रेस। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, बच्चों को पता क्या लगता है आउट ऑफ सिलेबस, ये तो सर ने बताया नहीं। बच्चों कुछ अंग्रेजी के मीनिंग होते हैं और इन चीजों को हम बता भी दें अगर, तो आप लोग क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो कि क्या है, ये तो छोटी सी बात है, ये तो आई एम सुपर इंटेलिजेंट। पता है मेरे फाउंडेशन में कितने अच्छे नंबर आए थे? ठीक है, फाउंडेशन इज नथिंग बट a cheating done by the institute to you, understand that। आप उससे जस्टिफाई अपने आप को ना करें कभी भी कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, मुझे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा, और सर को भी नहीं पता कि मैं अंदर कितनी इंटेलिजेंट हूं कि लास्ट के 15 दिन पढ़ के मैंने 80% लिया है। इसमें हो सकता है 20 दिन पढ़ लेंगे, अपने को 80 चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही 60। ठीक है, ऐसा नहीं, याद कर लो, नोट्स बना लो। तो प्रोग्रेसिव टैक्स इज दैट टैक्स which increases with your income increases। इसका उल्टा क्या होगा, रिग्रेसिव, this does not increase with the increase in your amount। एग्जाम्पल सुनो इसका, रिग्रेसिव does not increase with the increase in the amount, rather ये हमेशा इक्वल, ये this increases with increase in the परसेंटेज टर्न हो। एग्जाम्पल सुनो समझ आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन साथ साथ में इनडायरेक्टली ये भी आया हुआ क्वेश्चन, मैं वापस बता रहा हूं आपको। विच टैक्स इज मोर बेनिफिशियल फॉर अ पुअर पर्सन, या फिर इन द वन हु इज अर्निंग लेस। आप सिंपली कह सकते हो विच वन इज मोर बेनिफिशियल। अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हो सकता? पहली बात तो आंसर गलत है, अगर मैं भी और मैं समझ पाया हूं आप क्या कह रहे हैं। पहली बात आंसर गलत है। दूसरी बात, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं। अब सुनो मेरी बात,
कैसे बेनिफिशियल है, कौन से वाला? आंसर गलत क्यों? प्रोग्रेसिव इज मोर बेनिफिशियल फॉर पुअर। पहले भी आंसर भी गलत। सुनो ध्यान से कैसे, इधर तक। सपोज करते हैं इफ आई एम मिस्टर एक्स हु अर्न ₹50 lakh per annum and there is a 10% टैक्स रेट इन इंडिया, अज्यूम कर लेते हैं, तो मेरा टैक्स कितना रहा? 5 लाख, है कि नहीं? Whereas there is Mr. Ratan Tata who earn 5 करोड़ पर एनम, उसका टैक्स कितना रहा? 50 लाख। तो क्या इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ा? इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ा। तो दिस इज मोर बेनिफिशियल फॉर पुअर पर्सन। और जस्टिफिकेशन लो। रतन टाटा ने एक बर्गर खाया, वो बर्गर किंग में गया और वहां पर उसने एक बर्गर खाया जिसकी 100 रुपए की कीमत थी, और जिसके ऊपर फिर से एक फ्लैट रेट एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जीएसटी उसने दिया 10% का। कितना दिया उसने? 10 रुपए का टैक्स सरकार को दिया, है कि नहीं? और मैं भी गया वहां पे, मैंने भी एक बर्गर खाया, मैंने भी 100 रुपए दिए, और मैंने भी 10 रुपए का टैक्स दिया। मतलब जो आदमी 5 करोड़ कमाता है वो भी कितने रुपए का टैक्स दे रहा है? 10 रुपए का एक बर्गर पे। और जो आदमी 50 लाख कमा रहा है वो भी कितने रुपए का टैक्स दे रहा है? सेम दे रहा है। तो रिग्रेसिव टैक्स। अब एक अमीर आदमी, सपोज करते हैं कि आप सब वेल ऑफ हो अपनी फैमिलीज में, आपने 10 लाख रुपए साल के कमाए और उसमें से 2 लाख रुपए का पूरे साल का आपका घर का किराने का सामान, समझते हो, आटा चीनी और ये सब आया, जिस पे आपने 10% के हिसाब से 20,000 रुपए का सरकार को टैक्स दे दिया। 10 लाख कमाने वाले ने पूरे साल का खाने पीने के लिए टैक्स कितना दिया? 20,000। याद रखना इक्वेशन पहला। वहीं पर रतन टाटा है जो कितना कमा रहा है? 5 करोड़ एक साल का। अच्छा, रतन टाटा ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज्यादा खाएगा। रोटी तो वो भी 2 ही खाएगा। अमीर होने का मतलब ये थोड़ी पेट ज्यादा बड़ा है। रोटी तो वो भी 2 ही खाएगा, और वो भी 2 ही लाख का सामान खाएगा, है कि नहीं? और वो भी 2 ही लाख का सामान खाएगा, तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स कितना देगा? 20,000। अब जरा देखिए, 5 करोड़ वाला कितना दे रहा है? 20,000। होल्ड ऑन, 5 करोड़ वाला कितना दे रहा है बच्चों? 5 करोड़ वाला कितना दे रहा है? 20,000। और ये है रतन टाटा, और आप हो एक्स, आपने कितना कमाया था? 10 लाख। आपने भी कितना दिया? 20,000। कोई बच्चा परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता है मेरे लिए? परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो कितना दिया किसने? अपनी पूरी इनकम का कितना टैक्स किसने दिया है? इनडायरेक्टली प्राइमा फेसी देख के लग रहा है। परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है? नहीं आता। 10 लाख का 20,000 कितनी परसेंटेज है? 10 लाख का 1%, 10% कितना होता है? 1 लाख। 1% कितना होता है? 10,000। 1% होता है 10,000, तो ये 20 पैसा हो गया ना। 0.2, 0.2 हो गया ना ये। 2%। आपने क्या कहा मुझे? 10 लाख का 10% कितना हुआ? और 1%, अच्छा 2,000 नहीं है, 20,000, 2,000 है, ठीक है। 2% हो गया ये। तो ध्यान से समझना प्लीज, मैंने अपनी इनकम का कितना दिया? 2%, जबकि मैं 10 लाख कमा रहा हूं। और जो आदमी 5 करोड़ कमा रहा है उसने अपनी इनकम का कितना परसेंट दिया? 5 करोड़ का 10%, 1%। अब 1 पैसा 5,000, 5 लाख था ना, 50,000, 0.001 है ना।
तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 0.00220, 20 पैसा, 20 पैसे से भी कम, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समथिंग वेरी लेस, इतना मैथ्स में नहीं जाते क्योंकि कई परेशान हो जाएंगे अभी हमारे। मतलब एक बहुत बहुत ही कम परसेंटेज दे रहा है। बेटा प्लीज मैथ्स जिनकी कमजोर है वो समझ रहे हैं ये फिगर ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा है, बहुत कम है। जो आदमी 5 करोड़ कमा रहा है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट का परसेंटेज दे रहा है। इसको 5 करोड़ अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो बेटा इसको आप 50 लाख कर लो बस। अब जोड़ के देख लो, 50 लाख का 20,000 कितना परसेंटेज हुआ? सर्टेन अमाउंट, कुछ परसेंटेज में आ जाएगा, 1% से भी कम आएगा, है नहीं? तो अगर ये इतना सा दे रहा है तो विच वन इज बेटर फॉर पुअर पर्सन? इनकम टैक्स ज्यादा बेटर है ना। सिस्टम कौन सा अच्छा है उसके लिए कि जैसे मैं ज्यादा कमाऊं मैं ज्यादा दूं और मैं कम कमाऊं कम दूं। इसका मतलब सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अमीर आदमी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो ज्यादा दे सकता है। इसका कितना बचा? इसने तो 20 दिया, उसने भी 20 दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो रिग्रेसिव नेचर क्या होता है? द टैक्स विच इज इक्वल फॉर अ पुअर और rich, whereas progressive nature is where the tax is higher for the rich and lower for the poor, या पुअर वर्ड को आप सब्सटीट्यूट करना चाहो लेस अर्निंग भी कर सकते हो, गरीब कोई नहीं होता, ठीक है, लेस अर्निंग कह सकते। इज दैट क्लियर? पक्का? ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन में मतलब बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, समझ आया? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज बीइंग पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन जिसके ऊपर बर्डन है। डायरेक्ट टैक्स इंडिया में कब आया? इंडिया में, अभी हम इंडिया की बात करते हैं, खाली अपनी हिंदुस्तान की, आजाद की। डायरेक्ट टैक्स कब आया? एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम इफेक्टिवली एप्लीकेबल हो गया। आपके सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें, आपके सब्जेक्ट में ये भी पढ़ाना है मुझे, ये भी पढ़ाना है मुझे, रादर आपको ये भी पढ़ाना है मुझे। मतलब सर आपको डायरेक्ट टैक्स भी मैंने पढ़ाना है, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की 2 पार्ट है, जीएसटी एंड कस्टम्स। आपके सिलेबस में जीएसटी भी और कस्टम भी है, मुझे दोनों पढ़ाना। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो अभी हम आज जो है, जो आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम किससे कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट कर। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट विद द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझ आया? पक्का? ठीक। हमारा जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। थ्रू आउट योर कोर्स आप ये 2 चीजें करते रहोगे। 2 पार्ट में क्या डिवाइडेड है बच्चों? सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इनकम। हम ये 2 पार्ट में थ्रू आउट, जब तक हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब तक हम यही करते रहेंगे हर क्लास के अंदर। टैक्स निकालना, इनकम निकालना। पहले क्या निकाली जाएगी? इनकम, और उसके बाद में उसका टैक्स निकालना। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा यहां से सब्जेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम से स्टार्ट करें। हाउ टू कैलकुलेट द इनकम। आप हेडिंग डालिए, अब लिखना शुरू कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। अब आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है बच्चों, लेट्स बी सीरियस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी।
कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? देखिए सरकार ने क्या किया, आपके इनकम को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया आपके इनकम को। अलग अलग नाम देने का मतलब मैं समझा रहा हूं अभी, सुनो। आपकी इनकम को बोल दिया कि तुम सैलरी कमाने वाले हो, तो तुम अगर जॉब करते हो तो सैलरी है तुम्हारी, तुम्हारा नाम क्या है, यू आर अ सैलरीड पर्सन। मैं अगर रेंट कमाता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में या बाहर हमारे यहां खाली रेंट की इनकम कमाते हैं, पीजी वाले, बैंकट हॉल वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं। उनको बोल दिया या घर किराए पे दे दिया, तो आप क्या कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, मैं बिजनेस करता हूं या प्रोफेशन करता हूं, तो सरकार ने कहा तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारी इनकम किस नाम से जानी जाएगी, बिजनेस या प्रोफेशन नाम से जानी जाएगी। एक ने कहा सर मैं तो शेयर मार्केट में काम करता हूं, समझते हो, या फिर मैं तो ये बिल्डिंग खरीदता हूं फिर इसको बेच देता हूं, ये बिल्डिंग खरीदता हूं इसको बेच देता हूं। तो सरकार ने कहा आपका किस नेचर का पैसा आता है, बहुत सारा एक साथ बड़ा है आपका पैसा, आप एसेट्स में डील करते हो। आपने 12th में पढ़ा ना, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, सुना है पहले। रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा होता था बेटा, जिसका बेनिफिट एक साल में ले लेते हैं और जो पीएनएल में आता है, ऑडिट का खर्चा, सैलरी का खर्चा एक्सेट्रा। और कैपिटल एक्सपेंस कौन से होते थे, जो बैलेंस शीट में आते हैं और जो एसेट्स जिनको बोला जाता है। तो तुम अगर एसेट्स में डील करते हो तो इसका मतलब तुम किस में डील कर रहे हो, कैपिटल एसेट्स में डील कर रहे हो। तुम्हारी इनकम को हम बोलेंगे कैपिटल गेन। और एक आदमी ऐसा है जो बैंक का इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं से कमीशन कमा रहा है, एफडीओ पे इंटरेस्ट खा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग भी है ना, जिनकी इनकम का कोई नाम नहीं। सरकार ने कहा तुमको हम बोलेंगे बची खुची इनकम, हिंदी में और इंग्लिश में अदर सोर्सेज। कहने का मतलब है योर होल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में सरकार ने आपकी इनकम को डिवाइड कर दिया। क्या एक आदमी की भी 5 तरह की इनकम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेरी है, आपकी भी हो सकती है। क्या एक आदमी की 5 तरीके की इनकम हो सकती है? हो सकती है। हो सकता है कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं पार्ट टाइम कहीं पर जॉब करके सैलरी भी कमा रहा हूं, हो सकता है कि मैं शेयर मार्केट में शेयर भी बेच रहा हूं, हो सकता है ना, हो सकता है मुझे एफडी से इंटरेस्ट भी आ रहा हो सकता है कि मेरा घर भी किराए पे लगाओ। कहने का मतलब है कि सरकार ने आपकी पूरी इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और सरकार ने साथ में आपको यह भी बोल दिया बेटा इन 5 से बाहर जो भी इनकम है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। साथ साथ में नीचे नोट लिख दिया, मैं सरकार हूं, बेवकूफ नहीं। इन 5 से बाहर कोई इनकम नहीं जाएगी तुम्हारी, चिंता मत करो। कुछ नहीं छोड़ा सरकार ने, कहा जो 4 में ना आए वो लास्ट वाले में डाल देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द नोट्स। नोट्स लिखना अच्छे से स्टार्ट करते। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। लिख ली हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। लिखो वेरियस इनकम ऑफ एनी पर्सन, वेरियस इनकम ऑफ एनी पर्सन shall be divided into 5 different heads. और कैटेगरीज ऑफ इनकम। साफ साफ लिखना अच्छे से, और कैटेगरीज ऑफ इनकम। वेरियस इनकम ऑफ एनी पर्सन शैल बी डिवाइडेड इनटू 5 different heads or categories of income, which are called as heads of income. Head, HEADS, heads of income, heads of income. ठीक है, जहां आपको लगे कि अंडरलाइन कर लो उस चीज को अंडरलाइन करते रहो, नोट्स अच्छे से बना लो। हेड्स ऑफ इनकम को अंडरलाइन करो, विच आर कॉल्ड एज हेड्स ऑफ इनकम, विच आर कॉल्ड एज हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर? एम आई क्लियर? क्या लिखा आपने? आपने लिखा इनकम टैक्स के पर्पस से सरकार ने आपकी इनकम को
5 कैटेगरी में बांट दिया है, जिनको सरकार ने नाम दिया है लीगल हेड्स ऑफ इनकम। एम आई क्लियर? आगे बढ़े। सबसे पहला हेड कौन सा है? सबसे पहला हेड कौन सा है? देखो पहले इधर देखो, लिखा कैसे जाता है, लिखना कैसे आपको एग्जाम में वो देख लो। आपको ऐसे लिखना है सबसे पहले, इनकम अंडर द हेड सैलरी, और यहां हम अमाउंट लिखेंगे। मतलब देखो मैं आपको अभी ये लास्ट टाइम समझा रहा हूं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा करने के लिए तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, गिचड़ पिचड़ मत मचाना उसमें कि कहीं सैलरी इस कोने में कर दिया, अदर सोर्सेज यहां कर दिया, नीचे टोटल लिख दी। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, नंबर नहीं मिलेंगे अदरवाइज। तो आपने जो है ये अपना अमाउंट, जैसे 12th में करते थे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सब टोटल वाला याद है आपको? एक और 2 लाइनें नहीं होती थी? अगर मेरे पास 2 तरीके की प्रॉपर्टी है, आप समझ लो, अभी समझ आ जाएगा ये वाला। आई थिंक अंडरस्टूड 12th में करते थे ना, अब यहाँ टोटल करके यहाँ टोटल का लिख देते थे वो, और ये आपने हेड, और ऊपर आपको हेडिंग देनी है पर्टिकुलर। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूं, एक ही बार में समझ गए आप कि कैसे लिखना है। यही फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स, हेड एंड अमाउंट। पहला हेड कौन सा है? सैलरी। सर मैं हेड कोई भी ऊपर नीचे लिख सकता हूं? लिख सकते हो, मैं वैसे ही सैलरी बोल रहा हूं, आप हो सकता है कैपिटल गेन लिख लो, कोई फर्क नहीं। सवाल ये नहीं है कि पहले कौन सा लिखना है, सवाल ये है कि सैलरी हेड में कौन सी इनकम डालूं मैं। सर सैलरी हेड में डालिए आप जो आपको इनकम कहां से आ रही है, जॉब करके, नौकरी करके जो इनकम आ रही है, कौन से हेड में जाएगी? पक्का? इजी? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? सेकंड, आप पूरा लिखिएगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देखिए सब्जेक्ट टफ है, हमारा वीक एरिया है, और हमारा एक मेंटली वीक एरिया है और एक्चुअल में भी टफ है। तो इसके ऊपर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली आज थोड़ा स्लो जा रहे हैं, कारण क्या है, बहुत सारे मेजोरिटी का ये वीक एरिया रहता है, मेंटली इसका एक डर बैठा हुआ है। तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और इसको इजी मत लीजिएगा। आप समझो कि मैं इसमें कमजोर हूं, मुझे स्ट्रांग करना, इस हिसाब से चलो, एक एक चीज को लिखो। दूसरा हेड कौन सा है बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी। इस हेड में कौन सी इनकम डालनी चाहिए? सर ऐसी इनकम जो आप कहां से कमा रहे हो। वेरी गुड, रेंटल इनकम। सर कोई भी इनकम आपको रेंट के रूप में आती है वो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। जो भी इनकम आप रेंट नाम से कमा रहे हो वो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा एंड द थर्ड हेड, इनकम अंडर द हेड, आपने पूरा लिख लेना एक बार समझने के लिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर इसमें कौन सी इनकम जाती है? सर बिजनेस का मतलब वर्ड यूज हुआ है, जो आप गुड्स बेच के जो इनकम कमाते हो उसको बिजनेस बोला जाता है, और जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके लिए वर्ड प्रोफेशन। दोनों एक ही बात मानी जाती है, इनकम टैक्स के लिए दोनों एक ही हेड में आते हैं। एम आई क्लियर?
पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट पीजीबीपी की फुल फॉर्म? हाँ, आप बताओ लास्ट। हाँ, दोनों गलत हो, आप बताओ। इसलिए बोलता हूं आगे बैठा करो, आवाज कट जाती है पीछे। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप ऑफ एम आर अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, यहां पर नहीं। क्लियर? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एम आई क्लियर? आगे बढ़े। इसमें कौन सी इनकम जाएगी? सर जो आप सामान बेच के कमा रहे हो या फिर एंड द फोर्थ हेड इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सर इसमें कौन सी इनकम जाती है? हाँ, थोड़ा सा और बेटर करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा हेड जाएगा बेटा? कौन सी जाएगी इसमें? खाली प्रॉपर्टी, एसेट्स सेल करके, डील नहीं, सेल करके। ठीक है सर, जब आप कोई भी एसेट्स को सेल करके गेन कमाते हो या प्रॉफिट कमाते हो तो वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन्स में जाएगा। इज दैट इजी? क्लियर होगी ये बात? कहां? यहां। ठीक है, क्या आप एक साल में 2 एसेट्स बेच के गेन कमा सकते हो? 10 भी, 50 भी, 100 भी, कोई दिक्कत? तो वो जो गेन कमाओगे ना, मैंने ये वाली लाइन क्यों बनवाई? कैपिटल गेन 1, कैपिटल गेन 2, कैपिटल गेन 3 और इनकी टोटल, और वो कहां आ जाएगी? यहां पे। क्या आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लगी हुई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो पता है कैसे करना है? HP1, HP2 और इनकी टोटल यहां। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट नाउ। पक्का? तो सर पहले हेड में सैलरी में कौन सी इनकम जाती है? जॉब से कमा रहे हो या जॉब वाले जो कमा रहे हैं। दूसरा हेड है आपका जिसमें, तीसरा हेड है आपका इसमें कौन सी इनकम जाती है? बिजनेस या प्रोफेशन से आई हुई। और चौथा हेड है आपका, इसमें कौन सी इनकम जाती है? एसेट्स सेल करके, लॉन्ग टर्म टाइप बेसिकली ना, वो एक लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिर आता है लास्ट हेड जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सरकार ने कहा जो इन चारों हेड में ना फॉल करे उसको यहां लिख देना। ऐसी इनकम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाती है? चाहे ब्रैकेट में लिख लो, इनकम विच डू नॉट फॉल अंडर द above 4 heads। इनकम विच डू नॉट फॉल अंडर द above 4 heads। मतलब सर जो कुछ भी बच जाए, इसका मतलब सरकार ने क्या कहा था कि इन 5 के अलावा मैं आपसे कोई इनकम पे टैक्स लूंगा नहीं। 4 में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब 5 में डाल दो। बात समझ आया? क्लेवरनेस। 5 से तो बाहर जाने नहीं दिया ना आपको। कोई एग्जाम्पल 5वें हेड का, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो 4 में फॉल ना करे? हाँ, कहां से आ जाए? हाँ बिल्कुल करेक्ट, कमीशन। बच्चों कैसे बताया? बच्चे ने कहा कमीशन। क्या कमीशन आपकी सैलरी हो सकती है? रेंट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या एसेट्स बेच के कमीशन कमाओगे आप? एसेट्स बेच के तो गेन कमाओगे। सर ब्रोकर कमाते हैं ना कमीशन, वो इधर आएंगे। ठीक है, और कोई? और कोई? मैंने कल बताया था ना, आप ये हो, सीधा ना जंप करें उस पर। सही है, बट बीच में उसमें एक शब्द छूट गया। हाँ जी। और कोई? इंटरेस्ट इनकम। सपोज करते कि मैंने एफडी पे इंटरेस्ट कमाया। सबका सेविंग अकाउंट है, सब सेविंग अकाउंट में चाहे 10 रुपए भी कमाए, कमाते तो हो,
क्या इंटरेस्ट मैं लिख सकता हूं कि मेरी सैलरी होती है जी इंटरेस्ट? तो क्या मेरी इंटरेस्ट रेंट हो सकता है? क्या इंटरेस्ट मेरा बिजनेस हो सकता है? क्या इंटरेस्ट मेरा गेन हो सकता है? तो इंटरेस्ट कहां आ गया? कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, डिविडेंड भी इसी में ही आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? पक्का? पक्का? इसमें ना 5वें हेड में नीचे एक सब हेड बनाओ, एक नोट लिखो यहां पर। यहां लिखो, जो ये हेड बना रहे थे ना अदर सोर्सेज में, आप टाइप लिख रहे थे जहां पर कमीशन एक्सेट्रा, यहां बड़ा बड़ा लिखो कैजुअल इनकम। लिख लिया? देयर इज अ सब हेड, लिखो देयर इज अ सब हेड अंडर द हेड other sources which is called as casual income, which is called as casual income, that is any income earned without any income earned without any efforts any income earned without any efforts is called as casual income. Such as अच्छा, ऊपर ये लिख लो जहां कैजुअल इनकम लिखा है ना, उसके आगे थोड़ा सा ये लिख लो 58 सबसेक्शन 4 में बताई हुई है ये बात। ठीक है, 58 सबसेक्शन 4 लास्ट क्लास में बताया ना मैंने, दूसरे सब्जेक्ट की कह रहा हूं। ओके, 58 सबसेक्शन। अब लिख रहे थे सच एज लॉटरी इनकम, क्रॉस वर्ड पजल। क्या होता है वो? न्यूज़पेपर नहीं होता क्रॉस वर्ड पजल, तो उसमें तो कितने एफर्ट लगते हैं, पर वो वेल्ले होते हैं वो करते हैं वो काम। तो खाली होते हैं ना, बैठे होते दुनिया से, वो बैठे रहे वो काम करते, उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा आपके, तुक्का मार रहे होते हो आप। सही हो गया तो जीत जाएंगे, नहीं तो नो लॉस इज योर्स, कोई घाटा नहीं खा रहे आप वहां पर। क्रॉस वर्ड पजल। और इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, यू विल बी शॉक टू नो, केबीसी भी इसी में ही आता है। सर जहां पर आपका घाटे का कुछ ऑप्शन ना हो, ठीक है, मतलब एक्सचेंज ना हो रहा हो कुछ, कि तुम मुझे 10 रुपए दो मैं तुम्हें पेन दूंगा, तुक्का सट्टा वो सब इसमें आता है। लिख लो क्रॉस वर्ड पजल, कार्ड गेम्स, ताश, एनी गेम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गैम्बलिंग, बैटिंग, फुल स्टॉप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखो इसमें,
no expenditure is allowed to be deducted from such income. बताता हूं मीनिंग आपको इसका क्या है, लिख लो एक बार. No expenditure is allowed to be deducted from such income. That is, its gross receipt is taxable. मतलब समझ आ जाएगा अभी. इस gross receipt is taxable. At the rate, taxable at the rate 30% flat अंडर सेक्शन 115 डबल बी. मतलब इसको डिफाइन कहां हुआ, 58(4) में, 58 सबसेक्शन 4 में, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा किस रेट पे, वो किस सेक्शन ने बताया, 115 डबल बी. बेटा इस सब्जेक्ट का आपको एक भी सेक्शन छोड़ना नहीं. एग्जाम्पल Mr. X bought a lottery ticket of rupees 10,000. And there was a winning of rupees 1 lakh. Calculate his taxable income and tax. मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए खर्च करके कितना कमाया, 1 लाख. आपको इसकी इनकम बतानी है और उसका टैक्स बताना है. एक वर्ड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, हम अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बताया नहीं आप. ठीक है, अभी एक बार छोड़ दो, अभी जितना बताया उतना ही टैक्स लगाना है. प्लीज एक बार पढ़ लो थोड़ा सा ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया है, उसके बाद ये सॉल्व करके बताओ मुझे. गोवा गए हो, छोटे थे, जाओगे तो पता चले. कसिनोज होते हैं, कसिनोज, बैटिंग, उसमें बैटिंग भी होती है, 2 तरीके भी होते हैं उसमें. मतलब ऑब्वियसली मैं आपको बहुत सिखाऊंगा नहीं यहाँ पर उसमें 2 तरीके के होते हैं. और नहीं वो तो देखो कह नहीं सकते ना, इलीगल है ना वो. और बाकी कह रहे एनीवे एज पर सेक्शन 400 एंड कौन सा सेक्शन करवाया था कल, 464. एज पर सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशंस इनकम, इलीगल इनकम इज आल्सो टैक्सेबल. बहुत क्लियर शब्दों में बताया था कल भैया आपको. तो वो डजंट मैटर, डिपार्टमेंट क्या कहता है, आप चाहे मर्डर करके पैसा कमाओ, मुझे मतलब, मुझे तो मेरे कट से मतलब है, टैक्स दे दो बस. खास फर्क नहीं है. बेटिंग वो होती है बेसिकली जिसमें विन और लूज वाली सिचुएशन रहती है. ठीक है, गैम्बलिंग हो गया जब पैसा आप लगा रहे हो, सेट कर रहे हो कितना पैसा, जैसे कसिनोज और हो गए, ये गैम्बल है. गैम्बल मतलब हो गया कि सारा भी सारा जा भी सकता है, समथिंग लाइक दैट, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. एंड मैं करता ही नहीं, खैर ये बहुत ज़्यादा तो आइडिया मैं भी नहीं कहूँगा. बैटिंग सट्टा हो गया हिंदी के अंदर, पाकिस्तान जीता तो ये और हिंदुस्तान जीता तो ये वाला.
और वो सब बाकी अपने कसिनो वसिनो की और भी बहुत सारी गेम्स होती है, उसमें आ गया, गैम्बल है। ओके, एनीवे आंसर बताओ, हु विल टेल द आंसर? और कोई, किसी और का डिफरेंट? टैक्सेबल इनकम 90,000 किसी की आई है ना? हाँ 90,000, 90,000 आया किसी का टैक्सेबल इनकम, राइट? 90,000 किस किस का, रेज योर हैंड। 1। रीड करो मैंने क्या लिखवाया है। यस प्लीज फास्ट, हमें क्लास खत्म भी करनी है। बताइए इनकम कितनी आई, टैक्स कितना आया? टैक्स इनकम, इनकम जो 1 लाख आ गई, क्यों आई 1 लाख? नहीं आई, नहीं हुआ, 1 लाख नहीं आई। क्या? हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आपने क्या लिखा है, पढ़ना एक बार जरा लाउडली, थोड़ा सबको सुनाई दे। ना ना, प्रोविजन बताओ, प्रोविजन जो ऊपर लिखे हैं, सेक्शन 58 सब सेक्शन 4। किस किस को नहीं समझ आया, रेज योर हैंड विदाउट वेस्टिंग टाइम। नहीं आया? ओके, पहले प्रोविजन पढ़ के बताओ, लाउडली बोल सकते हो? किसकी आवाज तेज है भाई? तेज है, बोलो, जोर से बोलो, प्रोविजन क्या लिखे हैं? फुल स्टॉप। हिंदी में इसको बोलेंगे कि ऐसी इनकम में से उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया गया है वो माइनस करना अलाउड नहीं है। मैं फिर से बोलूं, कैजुअल इनकम में से उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया गया उसको माइनस करना अलाउड, मतलब ये ग्रॉस ही टैक्सेबल होती है, नेट टैक्सेबल। तो आपने कमाया कितना, 1 लाख, इसको कमाने के लिए आपने 10,000 का खर्चा किया था, वो माइनस करना अलाउड नहीं है। लिखवा दिया ना क्लियरली कि सरकार कहते हैं एक तो तुम्हें हमने सट्टा लगाने की इनकम अलाउ कर दी, यहां पर ऊपर से तुम खर्चे भी माइनस करोगे इसके, ना, नॉट अलाउड। ऐसी इनकम जिसमें से उसको लगाया गया खर्चा माइनस करना अलाउड नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, कैजुअल इनकम। और ये ग्रॉस टैक्सेबल होती है, मतलब एग्जाम में जितना लिखा हो उतने पे ही डायरेक्ट टैक्स लगा दीजिए, ये खर्चा माइनस करना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब इसमें टैक्स कितने पे लगेगा, 1 लाख पे। अगर, और टैक्स कितना परसेंटेज है, तो मतलब कितना हुआ, 30,000, सिंपल। ओके, पक्का? अगर आपने 10 लाख रुपए जीते, 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख की टिकट खरीदी और 10 लाख रुपए विनिंग हुई आपकी, इनकम कितनी हुई आपकी? आपने 10 लाख रुपए, मेंटली इधर आओ, आपने 10 लाख रुपए की कैजुअल इनकम हुई है आपकी। अब इसके आगे मैं जो भी बोलूं ना भूल जाओ, सुनो ही मत चाहे, क्यों, मैंने क्या बोला, 10 लाख रुपए की कैजुअल इनकम हुई है। अब इसके आगे मैं कितनी भी कहानियां कहूं आपको, आपने कंफ्यूज, क्योंकि मैंने एक बात बोलती कि कैजुअल इनकम जितनी है उस पर डायरेक्टली टैक्स, उसमें से खर्चा वर्चा कुछ भी ऊपर नीचे अलाउड। अब मैं फिर से बोलता हूं, आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती और 1 लाख रुपए की टिकट खरीदी थी, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है आपकी? 10 लाख, पक्का? इज दैट क्लियर? टैक्स कितना आया, 3 लाख। एम आई क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, आगे लिखो, नोट लिखो आगे, ये हो गया ना फिनिश, नोट लिखो आगे, कंटिन्यू करो। नोट 1 तो कैजुअल इनकम हो गया आपका, नोट 2 लिखवा रहा हूं मैं आपको। इनकम शैल बी कंप्यूटेड under each head of income separately
full stop. Note 3, income so computed under each head shall be added up to compute gross total income. Shall be added up to compute gross total income. Full stop. Note 4, देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपका अमाउंट, ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा विजिबल होगा जब आप सॉल्व करोगे। ये सबकी हमने इनकम कैलकुलेट कर ली और इसको टोटल नाम क्या दिया हमने, ग्रॉस टोटल इनकम, ये नाम दिया। ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। यहां तक समझ आया? पक्का? आपने लिखा क्या है, मैं इंग्लिश वाले को हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं आपको। इनकम जो है हर हेड की सेपरेटली कंप्यूट करनी है, वो हमने पता है हमें कि सबकी अलग अलग करनी है, और जो सेपरेट सबकी की है आपने इसको टोटल कर देना और टोटल करके उसको नाम क्या दे देना, ग्रॉस टोटल इनकम। इजी। अगला नोट नंबर 4 लिखो। Certain concessions are allowed. Certain concessions are allowed from gross total income under section 80C बेटा 80C कैसे लिखना है, एक स्टूडेंट था मेरा, आधा सिलेबस हो गया होगा, लगभग बहुत मेजर सिलेबस हो गया, तो मैं वैसी क्लास में ऐसे राउंड मार के पढ़ा रहा था। पहले लाइव नहीं होती थी क्लासेस, तो टीचर जो है घूम भी सकता था बच्चों के, अभी हमें एक जगह टिकना पड़ता है। तो मैं उसको पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैं ऐसे देख रहा था, रजिस्टर में नज़र मार रहा था बच्चों के क्या लिखे। तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, मतलब 15-20 क्लासेस हो चुकी थी। मैं उसके देखा, उसने बार बार जगह में ना ऐसे लिखा होता अपने रजिस्टर में, कैसे हर जगह लिखा हुआ। समझ आया क्या करा उसने? क्या समझ आया? समझ आ गया कि वो 80C को 80C लिखा हुआ था उसने हर जगह। और थोड़ी देर में एक और शब्द बताऊंगा मैं, उसने अपने रजिस्टर में क्या लिखा हुआ था, बोलो जरा, प्रोनाउंस करना इसको, क्या है ये? ठीक है, जिन्होंने टैक्स कभी पढ़ा है पहले वो समझ गए। एक वर्ड आएगा, भी शायद हो सकता है आज ही बता दूं, असेसी। ठीक है, अब वो जिस रीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता था वो ए को आ बोलते, तो मैं असेसी बोलता था, वो असेसी लिखता था, उसको समझ भी वही उसी लैंग्वेज में आता था, तो एसएससी लिखा हुआ उसने सब जगह, जबकि एक्चुअल स्पेलिंग अलग है। जब लिखोगे तो हंसी आ जाएगी उस दिन आपको। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि यार जो थोड़े से ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें उनको लिख दो, ज्यादा बेटर रहता है। और आपके लिए तो मैंने हाईलाइट कर करके 2-2 बार लिखा है, 80C to 80U। हाँ जी, क्या लिखा आपने? Certain concessions are allowed from the gross total income under section 80C to 80U, and such concessions are called as deductions.
and such concessions are called as deductions. Full stop. Next note जो भी number 5 या 6, 5, and the balance amount after deduction, note next, and the balance amount after deduction from gross total income is called as net total income. And income taxes computed on such income, and income tax is computed on such net total income, and income tax is computed on such net total income. Full stop. ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि किस किस तरीके से ये हमारा है। ये ऐसा विजिबल होगा, आपने जो थ्योरी लिखी है वो ये है, दिस इज थ्योरी। योर इनकम अंडर द हेड सैलरी, आप इस तरीके से हेड्स की इनकम लिख लोगे पांचों की। उस हेड्स की इनकम को, सारे हेड्स की इनकम, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद कर सकते हो। अब आई बिलीव इन सब हेड्स की इनकम को आपने नाम क्या दे दिया? ग्रॉस टोटल इनकम। और ये आपने सबको प्लस करना है बेटा, माइनस नहीं करना, ठीक है? इन सबको प्लस करके आपने यहां पर एक अमाउंट लिख दी। फिर इस अमाउंट में से जो डिडक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन हो उनको आपको क्या करना है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस करना है। बहुत मिलेंगे प्लस करने वाले, क्लियरिटी दे रहा हूं, माइनस करना, ठीक है? आपने इसको माइनस किया, माइनस करके आप कहां पहुंच गए? नेट टोटल इनकम पे। हमने आपको क्लास स्टार्ट करते वक्त कहा था कि आपकी क्लास दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहला कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ इनकम। आपने एक पार्ट खत्म कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ इनकम खत्म कर लिया, इजी था, खत्म हो गया। मेजर जो आपका दिमाग लगना है, अभी ब्रेक दूंगा, ब्रेक के बाद वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पे, क्योंकि वो एक पार्ट आज ही खत्म करना में जरूरी। तो गैप आ गया ना, वो हो नहीं पाएगा, आप दोनों में ना एक बना नहीं पाओगे, मैचिंग नहीं हो पाएगी। अगर 2 दिन बाद करते हैं, 4 दिन बाद करेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी आज की। ब्रेक दूंगा मैं आपको और उसके बाद में हम आज ही करेंगे उसको खत्म। इज दैट क्लियर? तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम समझ आया बट्टो कैसे होता है? इसको मैं थोड़ा जस्टिफाई भी कर देता हूं कि ये जो सिस्टम आया ना यहां वाला, लेट्स जस्टिफाई दिस एक एग्जांपल की हेल्प से। बच्चों, आपने हमेशा पीएनएल सबने बनाया हुआ है, आई बिलीव सब लोगों ने बनाया हुआ है पीएनएल, बनाया। यहां क्या लिखते हैं? लाउड। यहां पे क्या लिखा जाता है? ग्रॉस। ट्रेडिंग से यहां आते तो क्या लिखते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। इधर से लाते हो ना? अच्छा चलिए, नहीं भी लाते, सबको पता है यहां पर लिखा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स अज्यूम कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 10,000 का। आपको कहां पहुंचना है? नेट प्रॉफिट पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या आप यहां पर कुछ चीजें माइनस करते हो? डू यू डिडक्ट समथिंग? डिडक्ट करते हो, और डिडक्ट करने के बाद आप किस पे पहुंच जाते हो? यही होता है नेट प्रॉफिट। मैंने आपको क्या लिखवाया इतनी देर, जो आधा घंटा लगा के लिखाया, वो आपको पहले से आता था ना? यही तो करते थे आप हमेशा से कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको डिडक्शंस, बट वो था अकाउंटिंग का पार्ट। अब डिडक्शन क्या होगा, मतलब क्या चीजें आप डिडक्ट कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको। आप अपने मन से डिडक्ट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जो हम बताएंगे वो माइनस करना। क्यों?
पहले आप क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 10,000, नेट प्रॉफिट 0 कर सकते थे। तो ऐसे तो कभी कोई जिंदगी में टैक्स देगा ही नहीं ना। हर कोई कहेगा मुझे शक है कि सब डूब जाएगा। समझ आया लूप होल? मुझे शक है सब डूबेगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 100%, इनकम टैक्स 0, और सच में डूबेगा 1 रुपया भी नहीं। लूप होल था ये। डिपार्टमेंट ने कहा रुक जाओ, हम बताएंगे आपको क्या माइनस करना है, और कुछ भी माइनस आप नहीं कर। रिजल्ट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है यहां तक? प्लीज आस्क मी। एक बार बुक की तरफ देख लो, मेरी तरफ को छोड़ के बुक में देखो कि क्या मुझे इस चीज में कुछ पूछना है क्या। फिर एक एग्जाम्पल देता हूं, वो करके दिखाओ आप मुझे, अगर इफ यू आर डन। आर यू डन? पक्का कोई डाउट नहीं है? लिखो, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम्स, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम्स। बच्चों, फर्स्ट लेसन, पहला ध्यान रखने वाली बात, इनकम टैक्स में जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे, देखो हम बड़े एक लंबे समय तक साथ में रहने वाले हैं, जब भी आप क्वेश्चन लिखो इसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें। मतलब मैं अगर आपको थोड़ी देर में बोलूंगा इनकम अंडर दैट सैलरी, तो आप यहां लिख दिया, इनकम अंडर दैट पीजीबीपी तो यहां लिख दिया, सैलरी, यानी ऐसा नहीं। सैलरी एक लाइन में लिखना, पीजीबीपी एक लाइन में लिखना, मतलब कारण कोई ना कोई फिगर छूट जाएगी, पहला पॉइंट, और दूसरा उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो सैलरी का अगर आप कर चुके हो काम, उसको ये हो चुका है, मुझे इस पे दोबारा ध्यान, कहने का मतलब है क्वेश्चंस को स्टेप्स में लिखना हमेशा। हो सकता है कि अगर कोई स्मार्ट बच्चा हो वो समझ गया हो कि मैं करूंगी क्या या करूंगा क्या, क्वेश्चंस अगर स्टेप में लिखना होगा ना, तो आपको आंसर अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता कैसे? जब मैं बोलूं इनकम अंडर दैट सैलरी, तो आप लिखो इनकम अंडर दैट सैलरी और यहां फिगर लिख दो। बी स्मार्ट, ठीक है? और अगर मैं बोलूं ही ना इनकम डिडक्शंस, तो इसको नील कर दो। मैं बोलूं ही ना कैपिटल गेन, तो इसको नील लिख दो। गॉट माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, ये ट्राई करना। चलिए, मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग इनकम्स। नंबर 1, इनकम अंडर द हेड सैलरी, 4 लाख। हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000। बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,50,000। कैपिटल गेन्स 1,60,000। अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट इनकम, तो आप क्या लिखोगे? इनकम अंडर द हेड इंटरेस्ट, अदर सोर्सेस। अंडरस्टूड है ये वाली बात? इंटरेस्ट इनकम, तो आप लिखोगे अदर सोर्सेस के ब्रैकेट में इंटरेस्ट, 2 लाख। डिडक्शंस 50,000। कंप्यूट 50,000। कंप्यूट नेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स 1,20,000। मैं रिपीट करूं फिगर्स, 4 लाख, 120, 150, 160, 2 लाख एंड 50,000 का डिडक्शन। चलो रिपीट, किसी को कोई फिगर मिस हुई है? नेट टोटल इनकम बताओ। टोटल कुछ बहुत बड़ा तो नहीं है, टोटल ही करना है, सही हो जाएगा। 5 लाख, हाँ लगभग इतना सही आएगा, मैंने टोटल वैसे ही आएगा।
अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं आपको, कैलकुलेटर अलाउड है इस सब्जेक्ट में, एग्जाम में भी, तो कृपया करके क्लास में कैलकुलेटर ले आएगा। नेट नेट 980 करेक्ट, इजी है। तो कुछ बहुत ज्यादा हवा तो नहीं है कि इनकम टैक्स कैसे पढ़ लेंगे हम, पता नहीं क्या हो जाएगा, धरती फाट जाएगी, आसमान फट जाएगा, हम कैसे कर पाएंगे। हो गया टोटल इजी। किसका रहता है बेटा? आपका हो गया। कैलकुलेटर अगर मोबाइल में है आप यूज कर सकते हो। आई एक्सपेक्ट आप एक कैलकुलेटर ढंग का खरीद लें और उसको यूज करना शुरू करें, क्योंकि कैलकुलेटर जो है एग्जाम में आपको अलाउड है और उस पर हाथ बैठना जरूरी है। हाथ बैठना मतलब फिंगर सेट होना जरूरी है उस पर। तो अभी से ही शुरू कर दो उसको लेके यूज करना। एक एक कैलकुलेटर ले लो, नहीं है तो ले लो, नहीं तो घर वाला यूज कर। कैन यू प्रोसीड बच्चों? 9,80,000 लास्ट। नहीं आया? मोबाइल निकालो ना, कैलकुलेटर कितना टोटल करना, जल्दी से कर डालो। किस किस का रहता है? आपका हो गया लास्ट 980, सबका हो गया 980 लास्ट। जल्दी करो टोटल। चलिए एक लास्ट सेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आवर इनकम। ये तो इनकम कैलकुलेशन हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 288A। सेक्शन 288A लिखो हेडिंग। लिखे। इस सेक्शन का 1 नंबर मिलता है। 90% बच्चे इस सेक्शन को भूल जाते हैं, तुच्छ सा है, छोटा सा। लिखो, टोटल इनकम सो कैलकुलेटेड अबव, ब्रैकेट में लिख लिएगा, वेट, टोटल की जगह नेट टोटल इनकम लिखो, नेट, और नेट को कैपिटल वर्ड में लिखना। रीजन बताता हूं मैं भी। नेट टोटल इनकम सो कैलकुलेटेड अबव, net total income so calculated above shall be rounded off in the multiple of 10। कौन सा सेक्शन कहता है ये? 288 ने क्या कहा कि सर आपकी जो नेट टोटल इनकम आएगी उसको 10 में राउंड ऑफ कर दो। कैसे करते हैं वो देखो, लिखना मत, एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आपकी इनकम आती है 229 रुपए, तो क्या कर दो, पीछे 0 ला दो आप, ये करना, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, एंड फॉर दिस पर्पस, नेक्स्ट लाइन, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, एंड फॉर दिस पर्पस एनी फ्रैक्शन ऑफ रुपी, ब्रैकेट में लिख लो पैसा। फ्रैक्शन ऑफ रुपी को क्या बोलते हैं? पैसा। 1 रुपया 50 पैसा फ्रैक्शन में ना। एनी फ्रैक्शन ऑफ रुपी, ब्रैकेट में पैसा, शैल बी इग्नोर्ड, शैल बी इग्नोर्ड, इग्नोर। इसका भी एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज आपकी इनकम है 227 रुपये 50 पैसे, तो आपने क्या करना है, पहले तो इसको काट दो ऐसे, पेज मत फाड़ना, नॉर्मल। अब आप आ जाओ कि अब बचा कितना, 227, तो ये 10 के राउंड ऑफ में कैसे होगा, 230। फ्रैक्शन ऑफ रुपी को इग्नोर करना आपको हमेशा, मतलब पहले फ्रैक्शन ऑफ रुपी लिखा हो अगर, तो उसको हटा दो, उसको देखना नहीं है आपने, उसको काउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करता। क्लियर है? तो मतलब सर अगर मेरी इनकम 227 आई तो टैक्स कितने पे लिया जाएगा, 230 पे लिया जाएगा। आपकी इनकम 230 रुपए 50 पैसे आई,
230 पे लिया जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन तो इग्नोर करना था, है ना। आगे लिखो थर्ड, फुल स्टॉप एंड नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करते हैं। फुल स्टॉप एंड नेक्स्ट लाइन। इफ द लास्ट डिजिट इज, ये ध्यान से रखना, यहां पजल होते हैं बच्चे। इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर, अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 है या इससे ज्यादा है, हमारी लास्ट डिजिट 7 थी ना एग्जांपल में, 5 से ज्यादा थी। इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर, इट विल बी rounded off to higher side multiple. It will be rounded off, if the last digit is 5 or more, it will be rounded off to higher side multiple. Full stop. Next line. Otherwise, it will be rounded off to lower side multiple. पक्का? Am I clear? क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बता सकता है? बेटा बता सकते हो क्या कहना चाह रहा है? हाँ, 5 या उससे ज्यादा है तो आगे की साइड वाले 0 के पास चले जाओ, और अगर उससे कम है तो पीछे की साइड वाले 0 के पास चले जाओ। इजी है। ये सेक्शन 1 नंबर का होता है। कहां यूज किया जाता है इस सेक्शन को? हमेशा एनटीआई के बाद लिखो इनकम अंडर इनकम, या फिर सिंपल लिख दो 288A। हैबिट डाल लो। अगर आपकी ऑलरेडी राउंड ऑफ है तब भी एग्जामिनर को दिखाओ कि देख मुझे एक सेक्शन और आता है, तो मैं होऊंगा वहां पर, तो मैं इंप्रेस होऊंगा कि बच्चे को एक सेक्शन लर्न है। क्योंकि ये इतने छोटे छोटे सेक्शन है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई टीचर करवाता ही नहीं, कोई टीचर नहीं कराता ये सेक्शन। पर सर हमें तो वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना जहां पर मेरा 1 नंबर भी कट जाए, क्योंकि 1 नंबर से मैं रैंक में शायद रह सकता हूं, राइट। तो हमें हर चीज उतने बेहतरीन तरीके से करनी कि हम परफेक्शन पे जाके काम करें। तो 288A सेक्शन हमेशा हमें हमारी नेट इनकम के बाद में लिखना है। क्लियर है? एक छोटे से एग्जांपल्स देके मुझे आंसर दे दो आप। पहले मैं बताता हूं फिर आपको मैं देता हूं। सर अगर आपका अमाउंट है 231734, इसका आंसर रेज योर हैंड कोई जल्दी से जो सबसे पहले कर पाए। करेक्ट है? बिल्कुल। अगला बताओ 281734.90, कौन? रेज योर हैंड। 281730 पक्का? किसी और का कोई और आंसर है? करेक्ट। क्यों किया? पहले तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, देखा नहीं। अब देखा कि लास्ट डिजिट क्या है, क्या थी? 4 है तो पीछे वाली साइड। पक्का? चलिए वेरी गुड। 281738 740। मुझे पहले कुछ और सुनाई दिया था, बाकियों को भी दिया था। ठीक है 7, हाँ पहले 340 ऐसा आया था। ओके एनीवेज समझ आ गया ना, कंसेप्ट समझना चाहिए मेरा हमारा। आई थिंक सबका क्लियर हो गया ये वाला, राइट। एक लास्ट और बता दो क्विकली, पहले हाथ कौन उठाता है बताओ। लास्ट। हाँ 740 आएगा पक्का? इन्होंने क्या किया, पहले तो इसको हटा दिया, फिर लास्ट डिजिट देखी कि 5 है, तो 5 या उससे तो हायर साइड में। पक्का? इजी।
सेक्शन इजी था, दिक्कत तो नहीं आई, एग्जाम में लगाने में अच्छा है तो हमेशा हमें लगाना है, 1 नंबर मिलेगा इसमें। आप चाहे क्वेश्चन पूरा गलत है, कहने का मतलब है कि जनरली क्या होता है, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड मैक्सिमम ऑफ यूर कॉमर्स। कोई दूसरे बैकग्राउंड से तब भी मेजोरिटी ये जानते हैं कि हमारी बैलेंस शीट, पीएनएल की टोटल्स बहुत मुश्किलों से मिलती है, तो हो सकता है कि बड़े क्वेश्चंस में हमारा आंसर्स मुश्किल से आए, बट एटलीस्ट स्टेप मार्किंग के टाइम में अगर कुछ भी होता है तो हमें ये सेक्शन का नंबर तो पक्का है। अगर हमें हमारी पूरी स्टडीज के 5 मिनट लगा के 1 नंबर पक्का हो जाए, कर लो, क्या बेटर है। हो सकता है 39 पे अटके हुए हो आप, फिर ये सेक्शन कितना अच्छा लगेगा, है ना। ओके, तो मैं 2-3 आपको क्वेश्चन दे देता हूं जल्दी से आप इनके आंसर कर लो, एंड 10 मिनट्स का ब्रेक है आपको इसके साथ ही, 10 मिनट का ब्रेक है, स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, ब्रेक स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। लिखो, राउंड ऑफ करना है इनको। छह चीजें हैं, आपका ब्रेक स्टार्ट हो जाता है नाउ। वंस यू आर डन, टेक अ ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके बच्चों, इसका आंसर एज इट इज सेम, कुछ चेंज नहीं आएगा। इसका आंसर 90, इसका आंसर 400, इसका आंसर 20, इसका आंसर 20 और इसका आंसर 50 आएगा, राइट। सबका सेम। चलिए, नाउ इज स्टार्टिंग वी आर मेन थिंग, तो सबसे मुश्किल है आपकी, स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। हेडिंग डालिए दूसरा पार्ट क्लास का। Calculation of income tax. Clear? For the purpose of calculating income tax, for the purpose of calculating income tax,